देखिए, आज ये यहाँ पे हमारी हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हमारी 2 दिन कॉन्फ्रेंस है। इसमें हम क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो महाराष्ट्र सरकार लाने जा रही है उस पर चर्चा करेंगे आज के दिन, और कल हम चर्चा करेंगे जो भी अस्पतालों के इश्यूज़ होते हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किस तरह से अच्छा इलाज दिया जा सके। आपके माध्यम से 2-4 विषय हैं जो मैं इंगित करना चाहूँगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा है वायलेंस का। वायलेंस जो डॉक्टर्स के ऊपर है, आए दिन कहीं ना कहीं होता है, वो वायलेंस बंद होना चाहिए। सरकार को एक हॉस्पिटल को सेफ जोन घोषित करना चाहिए, और अगर सरकार पेंडेमिक के टाइम में एक ऑर्डिनेंस लाके एक एक्ट बना सकती है अगेंस्ट वायलेंस ऑन डॉक्टर, तो वो नॉर्मल सिचुएशन में क्यों नहीं बना सकती। किसी भी देश में डॉक्टर्स पे वायलेंस नहीं होता, और अगर वायलेंस इसी तरह से होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं वो क्रिटिकल केयर मरीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे और सरकारी अस्पताल में रेफ़र कर देंगे। वो स्थिति बहुत बुरी होगी। दूसरा, हम लोगों ने आओ गांव चले प्रोजेक्ट शुरू करा है। हमारे लीडर डॉक्टर केतन देसाई ने इसे लॉन्च करा है। ये 2003 से चल रहा था, लेकिन कोविड की वजह से ये 4-5 साल से रुक गया था। इसके अंतर्गत हमने हर अपनी 1700 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं पूरे देश में, उनको कहा है एक एक गांव गोद लें और वहाँ पर रेगुलरली हर महीने प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ पे कार्य करें, और जो भी गांव में सरकारी सुविधाएं हैं उस गांव को उस सरकारी सुविधा से, सरकारी अस्पताल से कनेक्ट कराएं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट विषय है नेक्स्ट, जो एक एग्जिट टेस्ट प्रपोज करा है एनएमसी ने, वो खतरनाक है। जब तक कि देश में मेडिकल एजुकेशन का स्तर एक सा नहीं होता, तब तक इस तरह का कोई भी टेस्ट बेईमानी है, लाखों बच्चों के साथ अन्याय है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 9 सालों में या 10 सालों में 350 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, और एनएमसी अगर उनका इंस्पेक्शन करे तो उनमें से आधों में पूरी फैकल्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो किस तरह से गुणवत्ता ऑफ जो एजुकेशन है वो एक सी है। जब एक सी नहीं है तो एक सा एग्ज़ाम नहीं हो सकता। और जो 1.5 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए फीस देके बच्चा जाएगा, घर बेच के लोन लेके शिक्षा ग्रहण करेगा, 5 साल के बाद आप उसे कह देंगे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी आपने नेक्स्ट से कर दिया कि तुम इंडिया में प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, तो वो अराजकता करेगा। और अगले साल से नए मेडिकल कॉलेज में बच्चे नहीं मिलेंगे। जब बच्चे फेल होने शुरू हो जाएंगे तो ये नेशन लॉस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं। और चौथा, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वो व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे कि इलाज महंगा ना हो, और 50 बेड से छोटे अस्पतालों को सबको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से बाहर रखना चाहिए, जिससे कि जो गांव देहात में छोटे नर्सिंग होम चल रहे हैं वो कम पैसे में इलाज करते रहें। अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की सारी चीज़ों को मान के अस्पतालों ने सारे मानक पूरे करे तो वो अस्पताल का जो ट्रीटमेंट है 10 गुना बढ़ जाएगा, जो कि गाँव की जनता के साथ अन्याय होगा। सर, आपका कहना है कि ये मानक जो है वो लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? 50 बेड से ऊपर लागू कर दें, कोई इशू नहीं है। 50 बेड से कम पे करने से, क्योंकि 50 बेड से बड़े अस्पताल जो हैं उनकी कॉस्ट वैसे भी उन अस्पतालों से ज़्यादा होती है, तो वो इस बात के कैपेबल हैं कि उन सिस्टम को लगा सकें और मरीजों को, क्योंकि उसी रेंज में वो इलाज करते हैं। लेकिन जो छोटे अस्पताल हैं वहाँ पे इलाज महंगा हो जाएगा। छोटे अस्पताल में बहुत सारे जो फैसिलिटीज है, जैसे आपने बोला वायलेंस के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स वो खुद अफोर्ड करते हैं, नहीं करते, रखते हैं, नहीं रखते, उसके बारे में कोई मानक नहीं है। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाते हैं, नहीं लगाते, उसके लिए कोई मानक नहीं है। लेकिन ये जो एक्ट लगा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पे रेगुलराइज होने में मदद हो सकती है। रेगुलराइज करिए, रेगुलराइज की इंटेंशन से कीजिए, प्रैक्टिकल रेगुलराइज कीजिए ना। आप मुझे बताइए, जो अस्पतालों में आग लगी है जाके स्टडी कीजिए, वहाँ पे पूरे फायर सिस्टम लगे हुए थे। फायर सिस्टम लगना और कोई हादसा होना, दोनों में कोई वो नहीं है कंपैरिजन। लेकिन फायर सिस्टम के नाम पे उगाही शुरू कर देना और मजबूर करना छोटे नर्सिंग होम को। आप मुझे बताइए, जो बड़ा शहर है जो बस चुका है, उसके अंदर जो अस्पताल आज से 30 साल पहले खुला था, वो कैसे 50 फीट 100 फीट चौड़ी रोड बनाएगा वहाँ पर? वो कैसे वाटर टैंक बनाएगा 1000 लीटर की क्षमता वाला? वो उसकी छत बैठ जाएगी, नीचे जगह नहीं है। तो जो भी आपके मानक हों वो व्यवहारिक होने चाहिए। आप फायर एक्सटिंग्विशर लगा सकते हैं ना वहाँ पे आग को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरा यही कहना है कि व्यवहारिक अप्रोच के साथ चलिए, जिससे कि इलाज महंगा ना हो। आप उन्हें एक्सप्लॉइट मत कीजिए। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो फुलफिल नहीं कर पाएंगे डॉक्टर, या उन्हें फुलफिल करने के लिए बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? उन मुद्दों पर आप थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जैसे कि कहा गया है कि सोलो प्रैक्टिशनर से लेकर हर एक किसी को कोई भी इमरजेंसी आएगी तो उसे स्टेबलाइज करके भेजना है। उस स्टेबलाइज को डिफाइन नहीं करा गया है, इमरजेंसी को डिफाइन नहीं करा गया है।
तो अब एक सोलो प्रैक्टिशनर, कोई आंख का डॉक्टर अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसके पास कोई इमरजेंसी गायनी का पेशेंट आ गया गांव के अंदर, वो कैसे मैनेज करेगा उसे? सपोज कोई ट्रॉमा का पेशेंट आ गया जिसके पेट में इंजरी हुई है, ब्लड की ज़रूरत है, गांव में बैठा हुआ डॉक्टर कैसे मैनेज करेगा उसे? तो इस तरह की ये अव्यवहारिक चीज़ें हैं, इसलिए इसमें इनको अलग करना चाहिए। दूसरा, जो इसके मानक हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मानक हैं, जैसे मैंने बताया फायर सेफ्टी है, एसटीपी है, फायर टैंक है, चौड़ी रोड है, चौड़े 6 फीट चौड़ा जीना है, सेंट्रल एसी है, इन सबको लगाने में करोड़ों रुपया लगता है, उनको मेंटेन करने में लाखों रुपया लगता है हर साल। वो छोटे अस्पताल नहीं कर पाएंगे और वो करेंगे तो इलाज महंगा हो जाएगा, ये कारण है। तीसरा, मैन पावर का इसके अंदर इशू है। मैन पावर में वो कहते हैं ट्रेंड पैरामेडिकल, ट्रेंड नर्सिस। पहले गैप एनालिसिस तो कर लें कि कितनी रिक्वायरमेंट और कितने हैं आपके यहाँ अवेलेबल इंस्टीट्यूट, तब इस बात को लागू करें। जब आपके यहाँ ह्यूज गैप है डिमांड सप्लाई में पैरामेडिकल का, ट्रेंड पैरामेडिकल का, जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो, तो वो पूरे कहाँ से करेंगे? तो अल्टीमेटली उन्हें बंद करना पड़ेगा। बंद करेंगे तो ये जनता का नुकसान है।